हाँ, पेज 349 पे आ जाओ फटाफट। चैप्टर नंबर 18। क्या बुक नहीं लाए क्या? पढ़ा नहीं मैसेज में? चैप्टर नंबर के साथ लिखा था तो भी नहीं पढ़ते। ठीक है, क्या करें, पढ़ लिया करो ना। सब्जेक्ट वाइज लिखता हूँ पूरा तो भी नहीं पढ़ते। ये अच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बेंच पे एक तो होगी ना, शेयर कर लो। और क्या है, एक बेंच पे एक बुक तो एक है ना, कोई बात नहीं। एक भी नहीं है, ठीक है, बस तो स्टार्ट कर रहे फिर। चलो चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चलो बातें नहीं, बस ध्यान दो यहाँ। हाँ, चैप्टर नंबर 18 टू 20 का जो ब्लॉक है वो अपने टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मीटिंग्स की बात हो रही है। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, ये सब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 चैप्टर्स में पूरा कंटेंट डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो ब्लॉक है आज का, चैप्टर नंबर 18, दैट इज रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया, कमिटीज के बारे में भी बात कर ली है। वो जो मीटिंग्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ। उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि आपको पूरे साल में मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कोई नंबर यहाँ पे रेलेवेंट नहीं, आप कितनी मीटिंग्स भी कर सकते हो, मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले तो बोला कि जैसे ही कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो जो पहली बोर्ड मीटिंग आपको करनी है दैट शुड बी डन इन नेक्स्ट 30 डेज। ये टाइम लिमिट रहेगी। और ऐसी सब बातें अपन ने EE में भी पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट ये। पूरे साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करना जरूरी है। 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में जो गैप होगा, जो टाइम गैप होगा, वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतने हर 120 डेज पे आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया है। और 4 बोर्ड मीटिंग अगर आप क्वार्टरली बेस पे भी कर लेते हो ना, तो ये क्राइटेरिया अपने आप कवर हो जाएगा। आगे देखें SS1 क्या क्लैरिफाई कर रहा है। द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर, ओके, with maximum interval of 120 days between any 2 consecutive meetings such that at least 4 meetings are held in each calendar year। तो हर कैलेंडर क्वार्टर में एक मीटिंग हो जाए, ये ध्यान रखना है। ये SS1 बोल रहा है। SS1 है बोर्ड मीटिंग्स के लिए। और ऐसे करके एक कैलेंडर ईयर में 4 मीटिंग्स हो जाए, ये आप एक बार वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट, SS1 ऑल्सो स्टेट्स दैट इट शैल बी सफिशिएंट दैट इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन if a company in addition to the first meeting to be held within 30 days of the date of incorporation holds 1 meeting in every remaining calendar quarter in that year of incorporation। इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा उसमें आप फर्स्ट मीटिंग तो 30 डेज में कर लोगे, बाकी और कितनी मीटिंग करनी है, +4 मीटिंग्स करनी है या +3 मीटिंग्स करे चलेगा, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो आप अगले रिमेनिंग क्वार्टर्स में एक एक मीटिंग कर लो तो ठीक है। तो जो पहली मीटिंग की होगी वो भी कोई ना कोई क्वार्टर में तो बिलोंग कर ही रहा होगा। तो इन शॉर्ट 1+4 नेसेसरी नहीं है, 1+3 चलेगा। यही डाउट आ सकता है, बोले सर फर्स्ट ईयर में फिर क्या करें, फर्स्ट मीटिंग 30 डेज वाली बोली और 4 मीटिंग्स तो बोलते ही हैं, तो 4 अलग से करनी है या इसको मिला के? तो इसको मिला के टोटल 4 मीटिंग्स काउंट होंगी। 5th मीटिंग करने का कोई कंपल्शन नहीं। आप वॉलंटरीली कर रहे हो वो अलग बात है। OPC कंपनीज के लिए कंडीशन अलग है। इनको बोला OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या फिर स्टार्टअप कंपनीज जो प्राइवेट है, इन सबको अलाउ किया कि आप 4 के बदले मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये अलाउंस दे दिया। और ये जो बोर्ड मीटिंग करनी है, 2 बोर्ड मीटिंग्स, इसके बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। ऊपर कंडीशन रिवर्स थी, मैक्सिमम 120 डेज, यहाँ बोला मिनिमम 90 डेज। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। अब देखो प्रोविजो में क्या बोला। अगर एक ऐसी OPC है जिसमें एक ही डायरेक्टर है, तो फिर ये मीटिंग का क्राइटेरिया कोई मतलब बनता है क्या? साल में 2 मीटिंग करनी पड़ेगी। अकेला है तो किसके साथ मीटिंग करेगा? ऑब्वियसली तो वो फॉर्मेलिटी की नीड है नहीं। जनरल मीटिंग तो वैसे ही नहीं करनी होती OPC वालों को। बोर्ड मीटिंग में भी अगर अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो फिर ये क्राइटेरिया भी उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इम्प्लाइड। सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या बोला है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। 6 महीने में एक मीटिंग कर लो तो भी बहुत है। तो उनको भी रिलैक्सेशन दे दिया कि 4 मीटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें कमिटी की मीटिंग्स की बात हो रही है, जो आपने आगे बात की, ऑडिट कमिटी, CSR कमिटी, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, ये सब की बात हो रही है। ओके, अब इसमें आर्टिकल्स में जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं ना, वो टेबल F और वो सब, उसके कुछ रेगुलेशंस का रेफरेंस दिया हुआ है, तो उनमें देखते हैं क्या रूल्स बता रहे हैं। सबसे पहला रेगुलेशन 71, द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर्स एज इट थिंग्स फिट। तो वो बात हम कर चुके हैं, कमेटी बना सकते हैं और बोर्ड अपना पावर कमेटी को दे सकता है।
Any committee so formed shall, in the exercise of the board of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the board. For transacting business of the company, the committee meetings can be conducted in accordance with the given regulations of the company's articles. These regulations are as under. तो कमिटी ट्रांजैक्शन कैसे करेगी, उनकी मीटिंग्स कैसे होगी, उसके लिए आगे भी रेगुलेशंस दिए. 72 में बोला, अ कमिटी में इलेक्ट अ चेयरमैन ऑफ इट्स मीटिंग्स इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड, or if at any meeting the chairman is not present within 5 minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be chairman. तो पहले तो बोला कि कमेटी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा ये कमेटी के मेंबर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा, जिसको सिलेक्ट किया, मीटिंग का जो भी ऑफिशियल टाइम है उसके 5 मिनट के अंदर अगर चेयरमैन नहीं आया जो इलेक्टेड था, तो फिर बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी को चेयरमैन बनाना पड़ेगा. तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा. 5 मिनट का टाइम तो यार बहुत कम हो गया ना, 15-20 मिनट तो देनी चाहिए थी कम से कम. नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर जो 73 है वो देख लो. चलो बातें नहीं, ध्यान दो. अ कमिटी में मीट एंड एडजर्न एज इट थिंक्स प्रॉपर. ठीक है, मीटिंग को एडजर्न करना पावर है. बेसिक वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लेना. क्वेश्चंस अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ अ कमिटी शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, वो भी सही है. एंड इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरमैन शैल हैव अ सेकंड वोट और कास्टिंग वोट. ये भी हमने डिस्कस किया है पहले. 74 नंबर का रेगुलेशन क्या बोल रहा है? ऑल एक्ट्स डन बाय द मीटिंग ऑफ द बोर्ड or of a committee thereof or by any person acting as a director shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or any of such person acting as aforesaid, or that or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director. कुछ समझ आया क्या बोले? ट्राई करोगे एक बार, वापस पढ़ो ना, आप खुद से रीड करो और समझाओ, देखो क्या पता चल रहा है. कोशिश तो करो, इंटरप्रिटेशन करके देखो ना. और एक दूसरे को मत समझाना, मुझे समझाना. हाँ बताओ ना क्या है. नहीं, तुम भी बताओ ना. अरे मतलब क्या, मैं समझ मन की बातें थोड़ी पढ़ लूंगा मैं, बोलो ना मुझसे. मतलब समझ लो अभी जो भी. ऐसे जैसे तो मुझे समझ में आ ही रहा है ना, आपको क्या समझ में आया वो बताओ ना. पहले हाँ बोल दिया, आप पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है. वही ठीक है. बाकी और कोई? हाँ रिया बोलो. तो उसने जो डिसीजन अभी तक ले लिए जब तक उसको पता नहीं था, वो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे? वैलिड होंगे. ठीक है, तो उसमें बोला वही. अब ये जो प्रेजेंटेशन होता है लैंग्वेज का, देखो आपको अगर इसको सिंपल करना है ना, तो जो अदर देन वाली सिचुएशन आती है ना बीच में, वो पोर्शन को आपको स्किप करके पढ़ना चाहिए. देखो बता देता हूँ. ऑल एक्ट्स डन बाय एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड और ऑफ अ कमिटी देयरऑफ और बाय एनी पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर शैल, नॉटविथस्टैंडिंग दैट. अभी नॉटविथस्टैंडिंग दैट के बाद जो पूरा स्टार्ट हो रहा है ना, वो पूरा स्किप करके आपको सीधा लास्ट में पढ़ना है. बी एज वैलिड एज इफ एवरी सच डायरेक्टर और सच पर्सन हैड बीन ड्यूली अपॉइंटेड एंड वाज क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर. वो जो बीच में है ना, वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन है, और वो फिर बीच में आ जाती है तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जा रहा है ये. तो एक्चुअली में ये बोला कि जो भी डायरेक्टर है या कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपना रेगुलर मीटिंग करके अपने डिसीजंस ले रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो डिस्क्वालीफाइड थे या डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे. लेकिन उस पॉइंट पे तो नहीं पता था ना जब उन्होंने डिसीजन लिए, तो तब तक जब तक ये बात रिवील नहीं हुई थी, उनके जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो वैलिड होंगे. हाँ, एक बार उनको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया या इंटीमेशन दे दिया, अब वो जो भी फैसला करेंगे वो माना नहीं जाएगा. लेकिन अभी तक के डिसीजंस को वैलिड मानेंगे एज इफ के वो क्वालिफाइड थे. अब डिस्क्वालीफाई हो चुके ना, अब तक तो क्वालिफाइड थे, तो अब तक के डिसीजंस को ऑनर किया जाएगा. इतना बोले. चलो आगे बढ़ रहे हैं. रेगुलेशन 75, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट. सब्जेक्ट टू वाली बात हो गई. A resolution in writing by all the members of the board or of a committee thereof for the time being entitled to receive such notice of a meeting of the board or committee shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board or committee duly convened and held. तो कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं.
रिजोल्यूशन इन राइटिंग हो गया तो इसका मतलब फिर वो सर्कुलेशन वाला पॉइंट आ सकता है। फॉर टाइम बीइंग एंटायर टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग। एक सेकंड, सर्कुलेशन वर्ड यूज नहीं किया। ये बात सर्कुलेशन की हो रही है, उसमें यही बोला है कि जो भी रिजोल्यूशन है अगर वो राइटिंग से पास हो जाता है तो उसको ऐसे ही माना जाएगा एज इफ कि वो मीटिंग करके पास किया गया, तो दैट इज इनडायरेक्टली सर्कुलेशन। कि जो भी रिजोल्यूशन या प्रपोजल रखा था सारे मेंबर्स को पास ऑन कर दिया, उन्होंने राइटिंग में उसको साइन करके अप्रूव कर दिया, तो वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा एज इफ कि उन्होंने फिजिकली मिलकर डिस्कस करके उसको पास किया। तो सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं बट वो टर्म यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे रेगुलेशंस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं कमेटी की मीटिंग्स को, ये क्लैरिफाई कर दिया। आगे देख लेते हैं। अगर मीटिंग करनी है तो उसका नोटिस तो देना पड़ेगा, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी एक बोर्ड मीटिंग को अरेंज करने की। तो उसके क्या स्टेप्स होंगे वो बताए हुए। सबसे पहले पॉइंट में ये बोला कि एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा टू एवरी डायरेक्टर। और नोटिस कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो कंपनी के पास उनका डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। ठीक है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अब कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ रूल अलग है, 7 डेज के बदले 14 डेज रखा है तो फिर वो यूज करेंगे। अदरवाइज एक्ट में तो 7 डेज ही बोला हुआ है कि एटलीस्ट 7 डेज का एडवांस नोटिस देना है। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द ओरिजिनली कन्वीन डेट। अब ये एडजर्न मीटिंग की बात हो रही है कि एडजर्न मीटिंग की डिटेल्स भी सारे डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी। एंड अनलेस द डेट ऑफ एडजर्न मीटिंग इज डिसाइडेड एट द मीटिंग, नोटिस thereof shall also be given not less than 7 days before the meeting। अब ये डिपेंड करता है कि बीच में 7 डेज बचेगा नहीं, इसलिए अनलेस वाला बोला हुआ है। यूजुअली एडजर्न मीटिंग में अपने को पता है कि जिस दिन मीटिंग होती है अगर वो एडजर्न हो गई तो बाय डिफॉल्ट वो मीटिंग कब पास ऑन हो जाती है? नेक्स्ट वीक। तो 7 डेज बचे ही कहाँ बीच में, तो उसी मीटिंग में बोल दिया ना कि एडजर्न मीटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। तो 7 डेज वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मल इंटीमेशन दे दो कि भाई नेक्स्ट वीक मिल रहे हैं अपने, वो ठीक है। लेकिन अगर और डेट रखी है जो 7 डेज से ज्यादा टाइम गैप पे हो, बोला बाद में बताएंगे, तो फिर आप जब भी वो डेट डिसाइड करोगे ना 7 दिन पहले एडवांस नोटिस दे देना। तो वो फिर कंडीशन डिफर कर गई कि एडजर्न मीटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक हो रही है उसके बाद हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा। अब SS1 भी कुछ बोल रहा है। इट प्रोवाइड्स द एग्जॉस्टिव गाइड फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड और कमिटीज। अकॉर्डिंगली इट प्रोवाइड्स दैट a notice in writing for every meeting shall be given to every director by hand or by speed post or by registered post or by a fax copy or by email। ठीक है, ईमेल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी चलेगा। इट विल नॉट बी गिवन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। तो पोस्ट वाले जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास सारे अवेलेबल है, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा? बिकॉज उसमें डॉक्यूमेंट कब पहुंचेगा ना उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा ईमेल वाले केस में कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है, आजकल ये चीज़ भी वैलिड हो गई है। बाई अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उन्होंने अप्रूव किए होंगे। द नोटिस शैल कंटेन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरमैन और द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड टू होम द डायरेक्टर शैल कंफर्म इन दिस रिगार्ड। कंफर्मेशन तो देना पड़ेगा, मीटिंग में आ रहे हैं तो किसको कॉन्टैक्ट करें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसके अंदर होनी चाहिए। इन केस द कंपनी सेंड्स द नोटिस बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कोरियर, एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। 7 डेज बोला था ना, मिनिमम 7 डेज। तो कोरियर से अगर भेज रहे हैं या पोस्ट से भेज रहे हैं तो पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। तो 7 डेज से और 2 दिन पहले आपको वो नोटिस डिस्पैच कर देना चाहिए ताकि 7 डेज पहले रिसीव हो जाए। तो 2 डेज और एडिशनल काउंट हो जाएंगे। यूजुअली स्पीड पोस्ट में 48 आवर्स या 2 डेज एवरेज काउंट किया जाता है। तो आपने 9 दिन पहले नोटिस भेज दिया होगा, 2 दिन ट्रांसपोर्टेशन का और 7 दिन पहले उनको नोटिस मिल गया, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। अब मान लो एक आध दिन लेट हो गया लेटर आपके घर पे आने में, वो नॉन कंप्लायंस नहीं है क्योंकि 2 डेज एडिशनल काउंट करने के लिए बोला, तो उतना इनफ। द नोटिस शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस, वही बात बार बार हो रही है, उसको जाने देते हैं। अगर डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है कि मुझे इसी मीन से नोटिस चाहिए तो उसको उसी मीन से प्रोवाइड करना चाहिए। उसने बोला यार फिजिकल लेटर मत भेजना घर पे, आप ईमेल ही करो, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैं उसको इमीडिएटली पढ़ भी लेता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे प्रिस्क्राइब किया है कि ईमेल करो, तो फिजिकल कॉपी भेजने की नीड नहीं, स्पेसिफिक जो बोला है फॉलो करना चाहिए। प्रूफ ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड इट्स डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ये भी रखना पड़ेगा। और कितने साल तक मेंटेन करना है? 3 साल तक। प्रूफ जो है 3 years तक मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नोटिस शैल बी इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में तो कोई भी डायरेक्टर। तो नोटिस इशू करने का बर्डन जो है वो आप ही के ऊपर है, और आप अगर फुल टाइम अपॉइंटेड नहीं हो तो फिर बाकी कोई डायरेक्टर ये काम कर सकता है। नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डे, डेट एंड टाइम, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग इम्प्लाइड था। नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। वर्चुअल मीटिंग का ऑप्शन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये बात नोटिस में इन्फॉर्म करनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को, और फिर उसके बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको क्या करना।
नोटिस ऑफ अ मीटिंग शैल बी गिवन इफ इवन इफ द मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स। अब ऐसा होता है ना कि फिक्स कर रखा है कि एवरी सेकेंड सैटरडे या एवरी थर्सडे या एवरी मंडे मीटिंग होती है, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है, नोटिस तो देना ही पड़ेगा। ईमेल तो कर ही सकते हैं ना, चलो पेपर ना बिगाड़े, पोस्ट वोस्ट ना करे, खर्चा ना करे, मेल करने में तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तो वो हो सकता है, ताकि कोई भूल भी गया हो ना डायरेक्टर तो उसको एक बार रिकॉल हो जाए, तो उस हिसाब से इन्फॉर्म करना चाहिए। If notice of meeting is not given to one of its directors, meeting of board of directors is invalid and resolution passed are inoperative। ये केस लॉ का डिसीजन है, जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा उस डायरेक्टर को जो अपोज करता, बाकी लोगों ने मीटिंग कर ली, उसको बताया नहीं और उसके बाद रिजोल्यूशन भी पास कर लिया, तो ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि फिर सबका कंसेंट नहीं हुआ ना, तो वो रिजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा। बोर्ड मीटिंग में बोला है अर्जेंट बिजनेस के लिए भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहेगा। बोर्ड मीटिंग टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, नोटिस एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा में बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्योंकि हर बार 7 दिन वेट करने का ऑप्शन नहीं भी होगा, तो क्या करेंगे, इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। उस मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गए तो शॉर्टर नोटिस में मीटिंग हो सकती है। ये सारा प्रोसीजर का पार्ट है, आंसर में अगर लिखना पड़े तो आपको पता होना चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, बाकी लोग मीटिंग कर लो, रिजोल्यूशन भी पास कर लो, लेकिन वो रिजोल्यूशन बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सर्कुलेट कर देना, उनका साइन ले लेना। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी साइन कर दिया ना, तो वो सर्कुलर वैलिड मान लिया जाएगा और रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द कंपनी डज नॉट रिक्वायर अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब ये तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना हमारी कंपनी में कंपलसरी नहीं है, इसका रेफरेंस का सेक्शन था 149 सबसेक्शन 4। तो अगर आपके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली पूरी कंडीशन आप स्किप कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट पॉइंट में वही चीज रिपीट की है। फिर सैंपल नोटिस आ गया, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे आपको ड्राफ्ट करना है ये लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाला आंसर बड़ा सिंपल है, उसमें सिर्फ यही बताया ना कि जो पर्पस है मीटिंग का, कौन से मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, वो नोटिस में जो एजेंडा वाला पार्ट होता है उसमें आप मेंशन कर दो, ताकि डायरेक्टर्स भी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर आए कि ये सब पॉइंट्स पर हमें बात करनी है और इसलिए आज मिलने वाले हैं। तो ये आंसर सिंपल है, टेक्निकल या कोई सेक्शन का पार्ट नहीं है, आप इसको पढ़ भी लोगे तो समझ में आ जाएगा, और काफ़ी सारे पॉइंट्स पीछे से रिपीट भी होंगे, तो रीड ओनली वाला आंसर है। और उसका एक सैम्पल भी दे रखा है, लिस्ट दे रखी, जस्ट एग्जाम्पल अगेन, आप वो टॉपिक कहीं समझा रहे हो, एजेंडा के बारे में शॉर्ट नोट पूछिए, ये टेबल में से जितने सारे जो पॉइंट्स है आपको 3-4 पॉइंट्स एज अ रेफरेंस यूज करने हैं, तो आप कोई भी पॉइंट्स रैंडमली यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इस बेस पे मीटिंग कन्वीन हो जाएगी और क्या। तो 173 वाली जो पूरी स्टोरी थी यहाँ पे मीटिंग्स को लेके वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, क्लियर है इतना। 174 वाला जो सेक्शन है वो कोरम को लेके है, कोरम का कैलकुलेशन और वो वाला पार्ट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, बाकी के सेक्शन जो है वो कवर कर लेते हैं, जो इजी वाले पॉइंट्स है वो ले लेते हैं। कमिटी की मीटिंग्स वाला पॉइंट में नथिंग न्यू, रिपीटेशन। अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स की अटेंडेंस का रजिस्टर, हर बोर्ड मीटिंग में कितने डायरेक्टर आते हैं कितने नहीं आते हैं ये सब क्लियर होना चाहिए। तो अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हुई है, आप मेन वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना साथ में। बोला एवरी कंपनी शैल मेंटेन सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ कमिटी। बोर्ड मीटिंग्स का रजिस्टर अलग, कमिटी मीटिंग्स का रजिस्टर अलग, और पेजेस उस रजिस्टर के सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। आइडिया ये है कि इसमें कोई भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी ना हो जाए, वो चीज़ का ध्यान रखा जाए, इसलिए सीरियली नंबर होना पेजेस के लिए ज़रूरी है। अगर ये लूज लीव फॉर्म में या लूज पेजेस के ऊपर अगर आपने अटेंडेंस लिया भी है तो बाद में आप उसको बाइंड करके एक बुक में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको सीरियली पेज नंबर दे सकते हो, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर और कोई प्लेस जहाँ पे अप्रूव किया वहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स, कोई भी डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है ना कि कितने लोग मीटिंग अटेंड करते हैं रेगुलर, कौन नहीं करता, ये सब चलेगा। इवन आफ्टर अ पर्सन सीजेस टू बी अ डायरेक्टर, he shall be entitled to inspect the attendance register of the meetings held during the period of his directorship। ये अंडरलाइन कर लो, केस वाला पॉइंट है, इस पे केस बना के पूछ लेंगे कि आप डायरेक्टर थे कंपनी में, अब आप वहां से रिटायर हो चुके हो, लेकिन जब आप डायरेक्टर थे उस ड्यूरेशन का आप रजिस्टर अब इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो आपको परमिशन मिलेगी या नहीं, तो बोला परमिशन मिलेगी। हाँ, आपके रिटायरमेंट के बाद कंपनी में क्या हो रहा है ना, वो इंटरफियर करने का राइट आपका नहीं है, लेकिन तब तक जो कुछ हुआ था वो आप कभी भी इंस्पेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। द अटेंडेंस रजिस्टर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वो सब ठीक है, रीडिंग वाली बातें, क्या क्या उसके अंदर लिखना पड़ेगा आप देख सकते हो। डेट, टाइम, प्लेस, मैटर क्या था, मीटिंग में कौन आया कौन नहीं आया,
इलेक्ट्रॉनिक मीन से मीटिंग हुई या फिजिकली हुई, कितने लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, कितने लोग आए थे, ये सब डेटा मेंटेन होगा। अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, ये बोला हुआ है, और अगर उनके साइन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर कंपनी सेक्रेटरी, चेयरपर्सन उनकी अटेंडेंस ले सकते हैं और उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें नोट डाउन हो सकती है। तो बेसिक बातें बोलिए। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स, ये ड्यूरेशन हाईलाइट कर लो, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयर इन एंड मे बी डिस्ट्रॉयड देयर आफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। और ये कंपनी सेक्रेटरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि रजिस्टर्स मेंटेन करने का काम आप ही का होता है। लीव ऑफ एब्सेंस मतलब अगर आप नहीं अटेंड कर सकते हो मीटिंग, तो आप लीव के लिए बोल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर एक कंडीशन आ जाती है, 12 मंथ से ज़्यादा आप बोर्ड मीटिंग्स को स्किप करते आ रहे हो, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ ऑफिस, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, वो वाली बातें आ जाएंगी। ये हमने पहले उस टॉपिक में देखा भी था, उससे रिलेटेड ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी, ये एक पार्ट है, देखते हैं। चेयरमैन के बारे में स्पेसिफिक बात बोलिए, ये एक पूरी शॉर्ट नोट है। चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये चीज होती है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन, द डायरेक्टर्स में इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन। इन केस of committee meeting, a member of the committee appointed by the board or elected by the committee as chairman in accordance with the act or any other law or articles shall conduct the meetings of the committee। ये पीछे भी हमने देखा, कमिटी में से एक चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे और उसका टाइम पे आना जरूरी है, नहीं आया तो फिर जो रिमेनिंग मेंबर है उनमें से कोई इलेक्ट हो जाएगा, और फिर पूरी मीटिंग को लीड करना या उसको मैनेज करने का काम चेयरपर्सन का रहेगा। If no chairperson has been so elected, or if the elected chairman is unable to attend the meeting, the committee shall elect one of its members present। Same point आगे। In case of Section 8 company, specific situation, the quorum for the board meeting shall be either 8 members or 25% of its total strength, whichever is less। However, the quorum shall not be less than 2 members। ये underline करना, special case है, क्योंकि 8 members और 25% जैसी कंडीशन और किसी कंपनी के लिए नहीं है, बाकी नॉर्मली कोरम की कंडीशन डिफरेंट है, वो 2 और 1/3 वाली कंडीशन, इसीलिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या बोला, सेक्शन 174 वही कोरम वाला, इट शैल अप्लाई विद द एक्सेप्शन दैट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर में ऑल्सो बी काउंटेड टुवर्ड्स द कोरम इन सच मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कोरम में काउंट करते नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में कर सकते हैं, ऐसा अलाउ किया है, वो डिस्क्लोजर करके फिर मीटिंग में काउंट कर सकते हैं। ओके, लास्ट तो नोटिफिकेशन नंबर है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 175 सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये मैंने आपको इन बिटवीन बाकी सारे टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया, उससे ज़्यादा स्टोरी इसमें है नहीं। 175 वाला सेक्शन आप रीड करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स वही मिलेंगे जो हमने देखे, तो वापस मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर एक आ गया 118 मिनट्स बुक के बारे में कुछ पढ़ा है, जो भी मीटिंग में डिस्कशन होता है उसको नोट डाउन किया जाता है, डिटेल में होता है, सब चीज़ें मेंशन की होती है, पॉइंट टू पॉइंट या जो भी एजेंडा के पॉइंट्स है उस पर एक एक करके डिस्कशन होता है, नोट डाउन किया जाता है, कितने डायरेक्टर्स ने वोट किया, किसने फेवर में वोट किया, कितनों ने अगेंस्ट में वोट किया, ये सब कुछ नोट डाउन होता है, और फाइनली जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें मेंशन किया जाता है। अब ये मिनट्स बुक मेंटेन करना, इसको लिखना, ये सारा हेडेक आपके ऊपर है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, या अगर नहीं है कंपनी सेक्रेटरी तो फिर कोई डायरेक्टर को ड्यूटी देंगे, और आपको ध्यान रखना है कि मिनट्स बुक कंप्लीट हो, जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स बुक बनने के बाद चेयरपर्सन का साइन हर पेज पे लेना जरूरी होता है। तो फिजिकली आप इसको मेंटेन करो, इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये पूरी स्टोरी है, जो सेक्शन का रेफरेंस है दैट इज 118, सेक्शन नंबर याद रखना, क्योंकि मिनट्स पे आंसर पहले पुराने पेपर्स में कभी ना कभी पूछा हुआ है ऑब्वियसली, तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक पूछते नहीं। कंडीशन में सिर्फ टाइम लिमिट की बात हो रही। 118 में क्या बोला, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, साइन एंड कीप द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग द मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट एंड ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी, मतलब किसी भी टाइप की मीटिंग होगी ना, मिनट्स तो बनने ही वाले हैं, स्पेसिफाई कर दिया। एंड ऑल्सो रिजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, इसके बारे में भी लिखा जाएगा, विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग कन्वीन। तो मीटिंग कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिनट्स रेडी कर देने पड़ेंगे, डेडलाइन है। इन केस ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी, द मिनट शैल कंटेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड ऑल्सो नेम ऑफ डिसेंडिंग डायरेक्टर्स और अ डायरेक्टर हु हैज नॉट कंकर्ड द रिजोल्यूशन, मतलब जिन्होंने रिजोल्यूशन पे कोई वोट नहीं किया और बोला मैं वोट नहीं दूंगा, तो उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा स्पेसिफिक। चेयरमैन शैल एक्सरसाइज इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ द मैटर्स, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट यूज कर सकते हैं वो केस में। चेयरमैन के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होता है, अगर मिनट्स में उनको कुछ बातें नहीं नोट करवानी है तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ऐसी बातें जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी।
अब ये ना ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जैसे होता है मीटिंग है, अब बोर्ड मीटिंग हो रही है, मेंबर्स है, कितनी बार ना लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, ठीक है, तो एक्सट्रीम हो गया। अब ऐसी सब बातें लास्ट में कंक्लूड हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन इन बिटवीन लड़ाई झगड़ा हो गया, अपना कंपनी सेक्रेटरी लिखे जा रहा है, बोले ये डायरेक्टर ने इसको एक थप्पड़ मारा, उसने पानी की बोतल उठा के मारी, रनिंग कमेंट्री दे रहा है क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वैसा अब वैसा सब वो नोट डाउन करता जा रहा है। अब ये मिनट्स कोई पढ़ेगा तो क्या रेपुटेशन होगी कंपनी की कि यार ये तो पार्लियामेंट बना रखा है इन लोगों ने, बोले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए ये हरकतें यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सब नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली ये चीजें जो है वो चेयरमैन के हाथ में है कि ऐसे डेरोगेटरी पॉइंट जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी उसको वो एक्सक्लूड करवा सकते हैं, ये राइट उनके पास रहेगा, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। इवन पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, कभी सुना है प्रोसीडिंग्स में, बोले ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, आप ये बोल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, ये रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हो, स्पीकर बोल रहा होता है। स्पीकर वो है जिसको बोलने देते नहीं, वो ऊपर बैठा होता है ना अलग से, बोले मैच का रेफरी है ना, ऑर्डर ऑर्डर सबको रोक रहा है, कोई सुनता नहीं उसकी। जब लड़ाई झगड़ा दोनों साइड से हो रहा है ना, वो इधर देख रहा है कोई नहीं सुन रहा, उधर देख रहा है कोई नहीं सुन रहा, फिर वो अपना चिल्लाया जा रहा है, बाकी लोग अपना चिल्ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग ना बहुत बार ये बोल देते हैं, जैसे टाइम लिमिट दी होती है हर एक मेंबर को, 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम दिया होता है। अब 3 मिनट का टाइम दिया, वो बोले ही जा रहा है, तो स्पीकर बोलते हैं कि आपका बोलने का टाइम खत्म हो चुका है, आप कंक्लूड कर दो। फिर वो एक बजर बजा देते हैं कि अब आपका टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी वो बोले जा रहा है। वो स्पीकर बोल देता है कि आप जो भी बोल रहे हो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा है क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है, और दूसरे मेंबर का बोलने का टाइम है, उनको बोलने दो। तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि ऑन रिकॉर्ड क्या लेना है क्या नहीं। इवन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में भी आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप ये वर्ड्स नहीं बोल सकते, ऐसी बात नहीं कर सकते, वैसी बात नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको वार्न करते हैं और रिकॉर्ड पे वो सब चीज़ें नहीं लेते, उसको बाद में फिर नोट डाउन नहीं करते वैसे। तो ये मिनट्स में भी सेम सिचुएशन। इसके साथ रूल आ गया। रूल में यही बोला है कि हर मीटिंग के लिए अलग मिनट्स बुक प्रिपेयर करना, जितनी भी टाइप की मीटिंग्स होती है उसको एनलिस्ट किया हुआ। क्लियर। और जो लास्ट पार्ट है ना चैप्टर का, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये सुन लो मेरी बात, पूरे चैप्टर का समरी ही है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बात हो रही है। कंपनी सेक्रेटरी क्या ड्यूटी अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर एग्जाम में आप क्या लिख रहे हो और क्या होने वाला है आगे आपका, वो इंस्टीट्यूट समझ जाएगा। इसलिए इस चीज को वो पूछते हैं। अब है ना, पूरा आंसर जो है उन्होंने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपका काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, कंप्लायंस का हेडेक आपका है। ये सब कंप्लायंस जो पीछे पड़ रहे हैं नहीं फॉलो होंगे ना तो पेनल्टी आपके ऊपर भी आएगी एज एन ऑफिसर। तो बोला बिफोर द मीटिंग क्या प्रिपरेशन करनी होती है, वो एक आपकी ड्यूटी की लिस्ट है। जब मीटिंग चल रही है तब आपको क्या प्रिपरेशन करनी होती है, वो भी एक यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। और मीटिंग कंक्लूड होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मिनट्स बुक को रेडी करना, चेयरमैन का साइन करवाना, वो सब। तो ये कंप्लायंसेस को ना 3 फेजेस में बांटा हुआ है। अब एग्जाम में 3 में से कोई एक फेज एक आंसर बनेगा, वो एक फेज पूछ सकते हैं। अब आप पढ़ के नहीं गए हो और फिर आपको पता नहीं है तो वो मार्क्स चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ोगे तो अंदर के सारे पॉइंट्स पीछे के चैप्टर के बेस पे ही है पूरे। आप ही के पूरे टास्क को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। लेकिन आप जब पढ़ोगे आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया तो आप लेके आओ, अपने डिस्कस करेंगे। बट एग्जाम में पूछा भी हुआ है, पहले एक पार्ट आया इसमें से, अगेन वो दूसरा पार्ट कुछ पूछ सकते हैं। तो गारंटी पॉसिबल है कि आंसर पूछेंगे और जनरल आंसर होता है। लेकिन वो यही देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो CS बन रहा है उसको खुद की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ पता भी है, ये बाकी के प्रोविजन ही पढ़ के आया है। तो इसलिए ऐसे आंसर्स वो लोग पूछ लेते हैं और वेटेज होगा 4 to 5 मार्क्स, फिर आपको लगेगा पढ़ना चाहिए था। क्लियर। ये तो ड्यूटीज वाला आंसर कंप्लीट कर लेना। रिमेनिंग जो पॉइंट्स बीच में पेंडिंग है अपने कल पैकअप करेंगे। आज के लिए इनफ।